Hello everyone, welcome to EduMust. I hope you all will be doing great. So today we will continue with our next lecture of NABARD Grade A exam lecture series. In this lecture, we will discuss about the economic development of India. We will also provide you the PDF of this lecture. Just to access the PDF, you can join our Telegram channel, that is edumust1008. For any query, you can mail us through our mail ID, that is edumust1008@gmail.com. So without wasting our time, let's begin with the topic. सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। तो ब्रिटिशर्स के रूल के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद हमारा जो नेशन था वो अंडर डेवलप माना जाता था, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ख़राब स्टेट में थी। तब से और अब तक अभी फ़िलहाल हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पे जाने जाते हैं। अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमी होती है उसमें जो हमारा क्या है, हमें फाइनेंसेस जो है, हमारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मतलब हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते। जबकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उसको हम माना जाता है कि हम बहुत कंटिन्यूसली या डेलिबरेटली एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कि अपने अपनी इकोनॉमी को या अपने जो नेशन है उसको ग्रो कराने में। जो हमारी जो पॉवर्टी है या फिर जो हमारी ग्रोथ जो रुकी हुई है, जो स्टेगनेंट हो चुकी है हमारी ग्रोथ, उसको हम बढ़ाने में क्या क्या एफर्ट्स ले रहे हैं उसको एक डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पर जाना जाता है। तो इंडिया ने अंडर डेवलप से लेकर डेवलपिंग इकोनॉमी तक का जो सफ़र तय किया है, उसके बीच में उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें थी जिसको हमने ओवरकम किया है, चीज़ों को ठीक किया गया है जिससे कि हमारा जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी बना है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है लोअर पर कैपिटल इनकम। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि हमारा पर कैपिटल इनकम क्या होता है। किसी भी कंट्री के एक इंडिविजुअल की, एक किसी सिटीजन की जो परचेजिंग पावर होती है उसको हम पर कैपिटल इनकम के तौर पे जानते हैं, ठीक है। और इंडिया का जो है वो पर कैपिटल इनकम जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है हमारी उसके कंपैरिजन में काफ़ी लो है। इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, अब डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जा रहा है, जिसमें कि हमने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया, फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो वो काफ़ी कम है डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पे फैक्ट्स देखें तो जैसे स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में हमारा 70 टाइम्स कम है, यूएस के कंपैरिजन में हमारा 35 टाइम्स कम है। तो ऐसे हमारे जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो पर कैपिटल इनकम है वो अभी कम है, और जब एक अंडर डेवलप्ड नेशन इकोनॉमी थी तब भी बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा लो था। सेकंड जो है हमारा वो है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं हमारी, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहन सहन का जो एक तरीका है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा लो है। तो इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी लो होता है इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। थर्ड आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीटनेस। मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो काफ़ी पुरानी यूज़ हो रही है, और जहाँ जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ भी हो रही है, जो मेथड्स नए मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई भी जा रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसको कि हर कोई, हर पर्सन या हर इंडिविजुअल जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो अगर हमारे पास टेक्निक्स ही नहीं है, नई तरह की टेक्निक्स नहीं है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी पुराने तरीके से ही होगा। पुराने जैसे हमारे एग्रीकल्चर में देख लीजिए, आप इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है वो काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स है वो काफ़ी पुरानी है। हम मैनुअल वर्क ज़्यादा करें, अगर अगर हमारे पास मशीनरी भी है वो इतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है। तो इस वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी कंपेरिजन में हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। और हम जो एग्रीकल्चर में जो हम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी देता है वो क्या है, 1/4 है यूएसए और कनाडा का। तो आप ये देख सकते हैं, इस फैक्ट से हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी कम है। नेक्स्ट हमारा आता है मोर रिलायबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर। तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं एक अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के। तो इसमें क्योंकि डेवलप कंट्री जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उनके पास जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, उनको मतलब उनके यहाँ एजुकेशन, एक्सपर्टीज, स्किल वगैरह सब है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है सर्विसेज और वो सब अच्छे से प्रोवाइड की जाती हैं। और जबकि एक अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के पास क्या है, इतनी अच्छी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ज़्यादातर लोग क्या है, वो जो एक प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है उस पे ही मोर और लेस डिपेंड है। जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है हमारा, ये सब पे मोर और लेस उस पर डिपेंड करते हैं डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है प्रोलिफरेशन ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है अंडर डेवलप्ड नेशंस के अंदर, तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है ना पॉपुलेशन का, वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, एक्सट्रीम फास्ट। उससे हमारा क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसको मैनेज कर पाना, वो रिसोर्सेज को उनके बीच में अच्छे से सेग्रीगेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्निक्स की कमी है, तो जो पॉपुलेशन पे हम क्या है उसको रोक नहीं पा रहे, ठीक है।
और उसको अच्छे से हम रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जैसे एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हम स्किल्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, एम्प्लॉयमेंट इतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से हम जो है डेवलप्ड नेशंस के कंपेरिजन में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने इससे पहले वाले में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से हम बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, बेसिक नीड्स भी पूरी करवा पा रहे, पॉवर्टी लाइन जो है वो मतलब एक अबव लेवल पे हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज ही अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो पाते। तो उसमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीज़न हो जाता है कि अगर वो अच्छे से रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ना उनके पास एजुकेशन होगी ना स्किल होगी, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, तो वो अपनी बेसिक जो नेसेसिटी है उनकी उसको भी पूरा करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं होंगे। इतना 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग एफर्ट्स लेने के बाद भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के बाद भी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो उस लेवल से नहीं बढ़ पा रहा जिस लेवल से बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारा आता है ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी हमने अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमी थी या फिर डेवलपिंग जो इकोनॉमी थी उसके बारे में हमने जो फैक्ट्स हैं उनको देख लिया कि किसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड एक नेशन के जिसको मतलब अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कराने के लिए जो चीज़ें उन्हें रोक रही हैं। तो उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी जो थी वो पहले क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक है, वो अपना ही एक मतलब किसी और बाहर जो वर्ल्ड है उसके साथ नहीं इंटीग्रेट करते थे, वो अपना ही एक इकोनॉमी चल रही थी, सारी चीज़ें अपनी ही थी। तो उसके बाद जो इंडिया है उसने कब और कैसे क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो ओपन अप हुई वर्ल्ड के साथ, तो उस सारे फैक्टर्स को हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है और उसके साथ रिलेट करके चलाना, कि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उससे अफेक्ट होगी, और उससे जैसे हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है जो वो अगर ग्रो कर रही है तो इंडियन इकोनॉमी क्या है वो भी ग्रो करेगी या उसकी जो चीज़ें हैं वो इस पर इफेक्ट डालेंगी। ठीक है, और ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो किसकी वजह से जो ये आउटकम में निकल के आया है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन जो है इम्प्लाई करता है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है उसके अंदर जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उस मतलब जो बाहर के देश हैं वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री सेटअप करें, वो जो है वो उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर था वो था ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड था हमारा BOPC, मतलब BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो BOP का मतलब रीज़न क्या है या फिर मतलब क्या है हमारा, कि जो लेट 1980s या अर्ली 1990s आप मान लीजिए, उस टाइम पे हमें बहुत सीवियर BOP क्राइसिस आया था, जिसका मतलब है जो हमारा टोटल इम्पोर्ट था वो बढ़ गया था देन दैट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे हम देन दैट ऑफ एक्सपोर्ट, और जो फॉरेन एक्सचेंज था वो पेमेंट के लिए बहुत कम पड़ गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे क्या है BOP क्राइसिस आ गई थी, जिसमें कि एक नियरली फाइनेंशियल क्राइसिस कह दीजिए आप, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के चांसेस हो गए थे। तो इस उस टाइम पे तो इसलिए हमें ज़रूरी था कि जो इंडियन इकोनॉमी जो कि क्लोज इकोनॉमी थी उसको हम ओपन अप करें, जिससे कि हमें जो वर्ल्ड है वो हेल्प कर पाए हमें हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने में। थर्ड पॉइंट है हमारा राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अगर हम फॉर्मुलेशन के टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट माइनस में लोन्स। तो हमारा अगर हम फॉर्मुलेटेड टर्म्स में बात करें तो ये होता है, अगर हम नॉर्मली देखें तो कितना हमारे ऊपर एक तरह से कर्ज है उसको हम कहते हैं, जितना भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हटा के और जितना हम कमा रहे हैं और जो लोन है उनको हटा के अगर मतलब उनका जो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं उसके बाद हमारा जो कर्ज बचता है उसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब हमारे पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो थे वो हमारे इतने बढ़ गए थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी हमारी वो एक डेट ट्रैप में फंस गई थी, और हमारे पास इतना कर्ज हो गया था कि हमें बाहर से लोन लेना पड़ रहा था, बाहर से हमें चीज़ें लेनी पड़ रही थी, वर्ल्ड से हमें अपने मतलब हेल्प चाहिए थी, तो उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट है डेट ट्रैप, वही जो लास्ट में बताया कि फिस्कल डेफिसिट होने की वजह से गवर्नमेंट जो थी वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से लोन ले रही थी, और फिर अब जब फॉरेन एक्सचेंज उतना बचा ही नहीं था उसको ओवरकम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट फिर उसको लोन को पे नहीं कर पाई जो पहले लिया है, लेकिन उसके बाद अगेन अगेन वो लोन लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास एक स्कोप नहीं बचा नया लोन लेने का, तो हम डेट ट्रैप में फंस गए। तो जिसकी वजह से
हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप इकोनॉमी करें और बाहर से जो ग्लोबल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम अपना इकोनॉमिकल जो एक रिलेशन है उसे सेटअप करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। नेक्स्ट हमारा आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसके अंदर क्या था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस थी सी, मतलब कोई लाइसेंस है या कोई भी परमिशन लेनी है किसी भी एक्टिविटी करने के लिए, मतलब उनके लिए प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशंस थे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इकोनॉमी है उसको ओपन अप किया जिससे कि जो प्रोडक्शन है उसको भी रिड्यूस किया जा सके और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको भी बढ़ाया जा सके। मतलब जब तक ओपन अप नहीं हुई थी इकोनॉमी उससे पहले बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज थे या जो रिजर्व्स थे हमारे, वो इतने ज़्यादा कम हो चुके थे कि हमें जो हमारा जो गोल्ड था उसको बेच के जो हमारी जो लाइबिलिटीज़ हो गई थी हमारे ऊपर उसको कम करने के लिए हमें अपने गोल्ड को क्या है गिरवी रखना पड़ा था। इतना कम हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो गया था, कहा जाता है कि बस इतना बचा था कि 2 हफ्ते के लिए हम इम्पोर्ट्स के लिए पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट जो था वो 6.7 से 16.7 हो गया था और जो मनी सप्लाई थी वो इतनी बढ़ गई थी किसकी वजह से, डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से। आरबीआई ने गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया, कैसे, नए करेंसी नोट जो है प्रिंट करके, नए करेंसी नोट छाप के उसने गवर्नमेंट को लोन दिया था। इसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा हम करेंसी वो करते हैं, छापते हैं, प्रिंट कराते हैं, उससे इन्फ्लेशन होने का खतरा हो जाता है। ओके। नेक्स्ट आता है इराक वॉर। तो इराक वॉर की वजह से हमारा क्या था, जो प्राइस था पेट्रोल का वो बढ़ गया था 1990-91 में। नेक्स्ट है हमारा लो पर कैपिटा इनकम एंड पॉवर्टी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पॉवर्टी और लो पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्कस किया है। अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिस्कस किया है, अभी भी डिस्कस किया है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब एक पर्सन अपनी बेसिक, उसके पास इतने भी फंड नहीं है कि वो अपनी बेसिक जो नेसेसिटी है उसको फुलफिल कर सके, उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 11th है हमारा फॉल ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज। आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया शिफ्टेड इट्स इकोनॉमिक आउटलुक फ्रॉम बीइंग सोशलिस्ट टू बी मिक्स वन। तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी से हटके इंडिया ने एक मिक्स इकोनॉमी को चूज किया था जब कम्युनिस्ट कंट्रीज थी जो हमारी, उनका फॉल हो गया था। कम्युनिस्ट कंट्रीज का फॉल का मतलब है कि पहले जो भी उनका रूल्स और रेगुलेशंस थे, जिस तरह से भी हमारे उनकी जो पावर्स थी उनको कन्वर्ट करके उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे वो बन गए थे। तो इसकी वजह से जो इंडिया थी उसने इकोनॉमिक आउटलुक को चेंज करके एक मिक्स इकोनॉमी को एक अडॉप्ट कर लिया था, जिससे कि जो गवर्नमेंट थी वो फोर्स थी एक तरह से कि वो इकोनॉमी जो है अपनी उसको ओपन अप करे। नेक्स्ट आता है हमारा इमेंस प्रेशर फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब हमने बीओपी क्राइसिस के टाइम पे गवर्नमेंट जो है हमारे, उसने इतना इमरजेंसी लोन ले लिया था इन बड़े मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जिसको रीपे करने के लिए उसे ओपन अप करना बहुत ज़रूरी था अपनी इकोनॉमी को। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लोन लिया था $600 मिलियन का, कहाँ से, आईएमएफ से, बाय प्लेजिंग 67 टन्स ऑफ इंडियन गोल्ड रिजर्व एज कोलेट्रल। मतलब उन्होंने कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखा था उन्होंने 67 टन ऑफ लोन। आरबीआई को 47 टन जो गोल्ड था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन ऑफ जो गोल्ड है उसको यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को गिरवी रखना पड़ा जस्ट टू रेज $600 मिलियन। क्लियर। तो जो लोन था उसको लेने के लिए हमें अपना गोल्ड जो है वो गिरवी रखना पड़ा। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप्स टेकन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमी को ओपन अप किया जा रहा है उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो बीओपी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए इंडिया ने जो लोन लिया था जो आईएमएफ से या फिर वहाँ इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से जो हमारा लोन लिया गया था उसको मैनेज करने के लिए, उन क्राइसिस को हटाने के लिए इंडिया को ज़रूरी था कि वो अपने आप को ओपन अप करे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी चीज़ों में वो अपने आप को ओपन अप करे जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ। और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट रूल थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको ख़त्म करें। और इसमें इंडिया जो थी उसने एग्री किया और उन्होंने नए रिफॉर्म्स या नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करी इकोनॉमिकल टर्म्स में। और क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, तो हमें इसको एलपीजी के नाम से जानते हैं। 3 रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम इन तीनों के बारे में इन डिटेल डिस्कस करें। जब इकोनॉमी को ओपन अप किया गया तो कुछ रिफॉर्म्स किए गए। तो रिफॉर्म्स करने के बाद लिबरलाइजेशन जो है वो कैसे किया गया, जो हमारा जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी उसके अंदर 2 ग्रुप बना दिए गए, 2 ग्रुप में उसको कैटेगराइज कर दिया गया। पहला था हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा था हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या थे कि
ये एक शॉर्ट टर्म में होते थे, मतलब इन जो फंड्स हैं उनको शॉर्ट टर्म माना जाता था और उनको किस तरीके से रखा जाता था कि हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहे कि अगर क्राइसिस आ जाए तो हम उसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा था हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी जिसमें कि हम हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अच्छा कर सके और इंटरनेशनल जो हमारी जितना भी वर्ल्ड में हमारा कंपटीशन है उसके साथ हम अपना मतलब एक कंपटीशन रख सकें, कट टू कट कंपटीशन रख सकें, और जितनी भी हमारी रिस्ट्रेंट हैं, जितने भी स्ट्रिंजेंट हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, रिजिडिटीज़ हैं हमारी, उनको हम हटा के, जितनी भी हमारी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटा के हम जो वर्ल्ड है उसके साथ कॉम्पीट कर सकें। ये जो सेकेंड पॉलिसी बनाई गई थी ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया गया था इसका। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी जिसमें कि हमें स्टेप बाय स्टेप हम इसके लिए एक्शन लेने वाले थे कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, हम कैसे कम्पीट करेंगे वर्ल्ड के साथ। तो ये सारे फैक्टर्स तो ये थे। जबकि स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंदर जो पॉलिसी थी वो क्या थी, शॉर्ट टर्म थी नेचर में, जिसको बहुत जल्दी मतलब प्रिपेयर किया जाना था या बहुत जल्दी से उस पर एक्शन लिया जाना था। और उसका मतलब एम क्या था, उसका एम ये था कि अगर इन फ्यूचर कोई क्राइसिस जैसी कंडीशन होती है तो हमारे पास इतना सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए कि हम आगे हमें क्राइसिस वाली कंडीशन ना देखनी पड़े। क्लियर? तो ये दो मतलब ग्रुप्स में इस रिफॉर्म को बना दिया गया था। जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज थी 1991 के अंदर, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। किसमें? इन एरियाज में लाइसेंसिंग और प्रोसीजर, जो इंडस्ट्रियल जो थे हमारे सेक्टर का, जिसपे कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस लगे हुए थे। सबसे पहले उन प्रोसीजर्स और उन लाइसेंसिंग एरियाज को थोड़ा सा लिबरल किया गया, उनको चेंज किया गया। टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करवाया गया, जो कैपिटल गुड्स थी इम्पोर्ट करवाई गई, है ना, विद अ रीजनेबल रेट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, की पब्लिक इन्वेस्टमेंट के मतलब रीजनेबल रेट के साथ, की मतलब फिजिबल रेट के साथ जो है हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सके, ऐसी की जो कैपिटल गुड्स हैं वो इम्पोर्ट कराएगी। टोटल जो प्रोटेक्शन थी वो प्रोवाइड की गई थी किसको? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई है, तो बाहर से कंपनीज भी आएंगी, ट्रेड भी होगा, बाहर से कंपनीज भी आएंगी सेटअप होने के लिए। तो उनसे कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी हमारी, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई थी। किस तरीके से कि जो बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा था उस पर हाई टैरिफ रेट्स लगाए गए। ठीक है, तो उस तरीके से बैलेंस करने के लिए कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो पिछड़ ना जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था जिससे कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन को बीट कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था जो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसको एक हद तक एबॉलिश किया गया, उसको हटा दिया गया। बस कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसके ऊपर इसको लगाए रखा गया, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, हजार्डस केमिकल्स हैं। तो ये जो इसमें मेंशन है, फार्मास्यूटिकल है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, इनके ऊपर वो अभी भी था वो लाइसेंसिंग सिस्टम। लेकिन बाकी की जो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर से इसको जो इतना स्ट्रिक्ट जो हमारा था एक पॉलिसीज थी उनको हटा दिया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को थोड़ा लिबरल कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा जो कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे थे हमारे जिनको पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रखा गया, जैसे कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं, हमारे एटॉमिक एनर्जी जनरेशन है, रेलवेज है, जो उसको पब्लिक सेक्टर के अंदर रखा गया, मतलब वो गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी मतलब दी गई, बहुत ही ज़्यादा उनको फ्री छोड़ा गया किस चीज़ को लेके कि वो अपना जो प्राइस है उसको फिक्स कर सकती है, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको फिक्स कर सकती है। गवर्नमेंट ने इतनी लिबर्टी दी कुछ इंडस्ट्रीज़। जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स थे, जैसे बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए गए? आरबीआई के थ्रू। कुछ पॉलिसीज़ में चेंज लाया गया, जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इतनी लिबर्टी दी गई कि वो सारे तो नहीं पर कुछ अपने जो कुछ डिसीजंस हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनको खुद भी ले सके। सारे डिसीजंस उनको नहीं लेने का वो था, राइट था, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको वो खुद भी ले सकते हैं। तो कुछ इतना उनको लिबरल दिया गया, इतना लिबरलाइजेशन दिया गया, इतनी उनको फ्रीडम दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उनको अलाउ किया गया कि वो हमारे जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को कलेक्टिवली क्या कहा गया? फिस्कल पॉलिसी कहा गया। जो टैक्स की जो पॉलिसीज थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो था उसको एक ही मतलब एक इकट्ठा कर दिया गया और कलेक्टिवली उसको कहा गया फिस्कल पॉलिसी। टैक्स जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे क्या हैं? जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की जो इनकम है या फिर उसका जो बिजनेस है उससे जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहा गया है। लिबरलाइजेशन के बाद जो डायरेक्ट टैक्स था उसका शेयर कम कर दिया गया, मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कम मतलब परसेंटेज पे लिया जाने लगा। उसके बाद जो टैक्स जो कि गुड्स और कमोडिटीज़ पे लगता है, जैसे हमारा जीएसटी कहते हैं, जैसे हम
वो एक इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे जाना जाता है। और भी जितने भी टैक्स हैं जो गुड्स और कमोडिटीज़ पे लगते हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी रिफॉर्म किया गया जिससे कि जो बीओपी क्राइसिस की जो कंडीशंस थी उसको रिजॉल्व किया जा सके, है ना। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो थी उनको भी रिफॉर्म किया गया जिससे कि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो बढ़ सके। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज़ को बचाए रखने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाई, जो कि अभी हमने पहले भी पढ़ी कि टैरिफ जो है वो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स होंगे जो इंपोर्ट होके आएंगे उन पे ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। और इस पॉलिसी को फिलहाल भी अभी भी इन रिसेंट टाइम्स इसको फिर से वो किया गया है, चेंज किया गया है। जैसे इम्पोर्ट जो लाइसेंसिंग थी उसको, जो इम्पोर्ट पे लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस था, पॉलिसीज थी, उसको हटा दिया गया। पर कुछ जो हमारे सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे अभी भी ये चीज़ जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग है हमारी वो अभी भी एक्टिव है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को कम्प्लीटली हटा दिया गया है अप्रैल 2001 से। जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको भी हटा दिया गया है जिससे कि जो हमारी इंडियन गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एक कॉम्पिटिटिवनेस फील करें, जिससे कि कॉम्पिटिशन बढ़े। इसकी वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं जो उनको भी रिमूव। नेक्स्ट अब हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जो है उसको कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना देन दैट ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर देना, उसका जो बर्डन है, वर्कलोड है, उसको कम कर देना, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा वो यही था कि जो वर्कलोड है पब्लिक सेक्टर के ऊपर उसको कम किया जा सके और अच्छी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सके। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा सपोर्ट किया गया। इम्प्रूविंग द गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंडीशन, गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियली बूस्ट मिल सके, और बहुत सारे रीजंस थे प्राइवेटाइजेशन के। प्राइवेटाइजेशन एक तरीका है जिसकी हेल्प से जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हो सके और एक इकोनॉमी के अंदर भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बन सके, और जो पब्लिक है सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा वो हैंड इन हैंड काम कर सके, पैरेलली काम कर सके, दोनों को एग्जिस्ट कर सके और एक कॉम्पिटिशन बना रहे इकोनॉमी को ग्रो कराने के। गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे उसमें कन्वर्ट किया जाता है, उसके दो तरीके हैं। या तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी ओनरशिप या अपनी मैनेजमेंट को विड्रॉ कर ले और जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट कंपनीज को बेच दे, पहला तो ये है। दूसरा कि कुछ पार्ट जो है, कुछ स्टेक जो है उसका, उसको बेच के और उसके अंदर प्राइवेट जो सेक्टर है वो अपना एक स्टेक ले ले, मतलब अपना एक शेयर बेच दे प्राइवेट सेक्टर को। तो वो भी जो है वो भी एक तरीका है गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट करने का या ट्रांसफॉर्म करने का। मतलब फुली नहीं होगा उसमें, और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू पब्लिक इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि कुछ पार्ट या मतलब एक पार्ट है जो इक्विटी का, जो लिक्विड जो है उसका अमाउंट, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए कि जो है वो लिक्विड उसमें कन्वर्ट हो जाए, असेट में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए अगर गवर्नमेंट अपना कुछ पार्ट सेल करती है तो उससे भी मतलब उस तरीके से भी वो प्राइवेट कंपनी को एक ओनरशिप दे सकती है गवर्नमेंट। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हाईली रिगार्डेड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है और उनको महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना का ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्नास के। और प्राइवेटाइजेशन के साथ जो एफडीआई है हमारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है इंडियन गुड्स और सर्विसेज को। नेक्स्ट अब हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोसेस है जिसमें कि हमारी रीजनल इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर सबको इंटीग्रेट किया गया है ग्लोबल नेटवर्क के साथ, जिसमें कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड सब आते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी ही अफेक्ट हो रही है, इसमें हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो भी ग्लोबल जो लेवल है, जो वर्ल्ड लेवल है उस पर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से हम एक तरह से वर्ल्ड का एक पार्ट बन गए हैं कि हम अपना छोटी से छोटी चीज़, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे उसमें फूड है, चाहे उसमें हमारा कल्चर है, सारी चीज़ें जो हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं हमारी वर्ल्ड के साथ। तो इसको कहा जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ऐसा हमारा आता है एडवेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो हमारे नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन, फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो जो थे उन्होंने एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, जिसको हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब के नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब उसमें क्या मेजर्स लिए गए थे, क्या स्टेप्स को फॉलो किया गया था। तो सबसे पहला था डीवैल्यूएशन।
तो BOP की प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इंडियन करेंसी जो थी उसको डीवैल्यूएट कर दिया गया 18 से 19% तक। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। LPG मॉडल को स्मूथली काम करवाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया या उनको बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स को, जिससे कि LPG जो है हमारा जो पॉलिसी आई है जिसके अंदर LPG आया है वो अच्छे से काम कर सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया जिससे कि हमारा जो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सके, बाहर से बाहर कंट्रीज इन्वेस्ट कर सके और जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। और किस मतलब क्या क्या वो किया गया, हमारा FDI को किस लेवल पे अलाउ किया गया, जैसे कि हमारे इंश्योरेंस में 26%, डिफेंस में 26%। तो कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो जो हमारे पहले पब्लिक सेक्टर्स थे उनमें भी करवाई गई। NRI स्कीम जो थी उसको फॉलो किया गया। इसके अंदर क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो पहले सिर्फ मतलब ऐसा नहीं था कि जो NRI थे वो भी इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन बाद में स्कीम को चेंज करके NRIs को भी ये अथॉरिटी दी गई, ये राइट दिया गया कि वो भी इन्वेस्ट कर। अब हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारा ग्लोबलाइजेशन का बहुत सारे सेक्टर्स पे। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज हुए हैं, मतलब हमारा रहन सहन का तरीका, हमारा जो कैलोरी इनटेक जिसको हम कहते हैं वो उस लेवल पे हमारा बढ़ा है। पॉवर्टी जो है उसको कम किया गया है। फूड सिक्योरिटी है वो अश्योर हो गई है हमारी कि अगर कल को हमारे मतलब हमें ड्रॉट का सामना हो, फ्लड का सामना, तो हमें हेल्प मिल सकती है ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद हमारा है जनरेटिंग बाइंड मार्केट फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज और सर्विसेज और इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए हमने बाइंड मार्केट जो है उसको। बाइंड मार्केट का मतलब है जिस ऐसी मार्केट जिसमें कि जो गुड्स हैं या सर्विसेज है उसका प्राइस ग्रेजुअली बढ़ता रहे। मेकिंग सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ की हमारा ग्लोबलाइजेशन है उससे एक ऐसा सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन हुआ है जिससे कि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें रेज होगा, वो बूस्ट होगी, वो बढ़ेगी, अच्छी होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी 1990। उसने हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुई उसके थ्रू हमारी कंट्री में होना शुरू हुआ, जिससे कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसे बहुत हेल्प मिली फाइनेंशियली बूस्ट होने में। और इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला कंट्री को। दूसरा, जो फॉरेनर्स आए, जो फॉरेन कंपनीज आई हमारी कंट्री के अंदर, वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आई, जिससे कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो भी टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन का फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या असर पड़ा। तो कुछ डिपिंग के बाद, कुछ मतलब नीचे जाने के बाद उसने फिर से बाउंस बैक किया। तो ये कुछ फैक्ट शेयर किए गए हैं कि 8.7% हो गया था 2004 और 5 में, फिर 10.9 हो गया। तो उसने फिर एक बार नीचे जाने के बाद बहुत अच्छे से ग्रो किया। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज को भी, जो सर्विस इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट करने में हेल्प करी है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ा। हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो था वो 13 से 18% तक जो था वो टोटल एक्सपोर्ट का था। मतलब टोटल एक्सपोर्ट का आप 13 से 18% जो है वो कहाँ से हुआ है, हमारा एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट हुआ है। 23% जो कि उसमें से सिर्फ मरीन प्रोडक्ट से हुआ है हमारा, कि जितना भी हम सी फूड वगैरह या फिर इन चीज़ों को जो हम वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं से ही आया 23%। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट की वैल्यू है एट मोर देन $6 million वर एक्सपोर्टेड। मतलब इतने पैसे का या इतने अमाउंट का हमने एक्सपोर्ट किया था, और जिसमें से 23% तो सिर्फ सी फूड था हमारा, जो मराइन जो प्रोडक्ट हैं वो थी सारे। उसके बाद आता है सीरियल्स, जैसे कि बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी और बाकी के जितने भी प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उन्होंने हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो किया था नियरली कितना 5 to 10%। जितना टोटल एक्सपोर्ट हुआ था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, उसमें से 5 से 10% जो एक्सपोर्ट था वो सीरियल्स का हुआ था, जो ये प्रोडक्ट है हमारे, राइस हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, टी। अब है हमारा एडवांटेजेस क्या हुआ हमारा ग्लोबलाइजेशन का। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस थी, जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया। हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिससे कि हमारे जो एक लिक्विड जो असेट है हमारा वो बढ़ा है, पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ा है। दूसरा, जो हमारे इंफॉर्मेशन हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने से हमें जिन चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं थी, हमारा जो कल्चर है उसको भी, मतलब बहुत सारे जो बैरियर्स थे वो हट गए हैं, और हम ग्लोबलाइज हो पा रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में हम अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं, हम वाइडली सोच पा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हुआ है, जैसे कि हमारा पहले आप लगा लीजिए कि
हमारे पास इतनी अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम इतने अच्छे से चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, तो अब उसमें हमें फ़ायदा हुआ है। लोग जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाते थे, तो वो ब्रेन ड्रेन वाली जो वो थी, एक सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी थी, तो वो बहुत हद तक ख़त्म हो गई कि लोग क्या है, यहीं पे उन्हें रिसोर्सेज या यहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस लेवल की मिल जाती हैं। ये सब हमें फ़ायदे हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से। अब डीमेरिट्स क्या हैं, हमें मतलब इस चीज़ के नुकसान क्या हुए, कॉन्स क्या हैं उस चीज़ के। सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का खतरा होता है। जैसे अभी जो पैंडेमिक हुआ था, अभी जो कोविड जो हुआ था हमारा, वो मतलब ऐसी डिज़ीज़ जो है वो जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती है, उससे हम अपने आप को सेफ नहीं रख सकते अगर हम मतलब ग्लोबली अगर चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो। दूसरा है कि जो एमएनसीज़ हैं वो एक इमेंस पावर है उनके पास, वो ग्लोबली काम कर रही हैं, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खतरा है कुछ हद तक कि वो मतलब सस्टेन ना कर पाएँ। तीसरा है, जैसे हम पहले कॉलोनाइज़ हो गए थे ब्रिटिशर्स के या पोर्चुगीज, मतलब जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जिन्होंने हम पर रूल किया है उनके अंडर आए थे, तो वो होने का खतरा भी बना रहता है एक डेवलपिंग। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने बहुत काम भी किया, बहुत अच्छी चीज़ें भी अचीव की, लेकिन उसके अलावा क्या क्या फेलियर्स रहे। तो सबसे पहला है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत हद तक नेगलेक्ट किया गया। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी वो इस सेक्टर में बहुत कम करी गई, और जिससे कि इस सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है वो अफेक्ट हुआ। सब्सिडीज जो थी हमारी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उसको हटा दिया गया, जिससे कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, और उससे मतलब वो अफेक्ट है। तो जो हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, जो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो इंट्रोड्यूस की गई, उससे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, उसको घटा दिया गया। जो एमएसपी जो था उसको मतलब उसके ऊपर जो थ्रेट था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंपटीशन का लोकल फार्मर्स के ऊपर, जो वो एक मिनिमम प्राइस में बेचते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमारा या फिर बाहर जो है हमारी चीज़ें जो थी उनसे हमारे जो कॉस्ट वाली चीज़ है, जो वहाँ पे जो कंपटीशन जनरेट हो गया, उससे जो हमारा स्मॉल फार्मर है वो अफेक्ट हो गया। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें भी बहुत अनइवन ग्रोथ जो है उसमें हमें देखने को मिली। इंपोर्ट्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा चीपर कर दिया गया, जिससे कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे उनके साथ जो कंपटीशन था वो कट थ्रॉट हो गया, और जो बाहर की चीज़ें हैं वो अगर एक सस्ते लेवल पे मिलेंगी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इतना वैल्यू नहीं दी जाएगी। ग्लोबलाइजेशन ने जो है, जो फ्री ट्रेड जो, जिससे कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो लोकल लेवल पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुई हैं। जैसे कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, या फिर जो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत हद तक हमारी क्या है, अफेक्ट हुई। नेक्स्ट क्या आता है, रिफॉर्म्स लेड टू द इंक्रीज इन इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन। तो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि इससे हमारे जो रिफॉर्म्स हैं उसमें वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम कॉलोनाइज हो सकते हैं, हम एक तरह से किसी के अंडर मतलब किसी के उसमें आ सकते हैं, इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, जैसे हम पहले आए थे, तो इसका भी खतरा बना रहता है। इट ऑल्सो लेड टू द इरोजन ऑफ कल्चर। जो हमारा कल्चर है, हम वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा फॉलो अप कर रहे हैं, और हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इससे बहुत अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम अपना कल्चर छोड़ के, हमारी जो नई जनरेशन अपना कल्चर छोड़ के ग्लोबल जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, तो उससे हमारे जो कल्चर है उस हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, नई चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।